नमस्कार प्यारे कृषि छात्रों, आपका स्वागत है उपज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, जहां आज हम आपके लिए CUET यूजी 2025 की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आप अंत तक देखेंगे और CUET से रिलेटेड जो भी आपको डाउट रहता है इस वीडियो के माध्यम से आपके जो है वो क्लियर हो जाएंगे। इसमें हम कई सारे टॉपिक्स ऐसे कवर करेंगे जो यहाँ पर दिए हुए हैं और ये बिल्कुल ही ऑथेंटिक और ऑर्गेनिक इन्फॉर्मेशन आपके लिए रहेगी। इनमें कोई ऐसा त्रुटि नहीं रहेगी, बिल्कुल कंफर्म्ड जो डिटेल आपको प्रोवाइड करवाएंगे CUET यूजी के लिए, वो आप कंप्लीट इसमें देख करके जो है आप CUET यूजी के प्रति जो भी आपके डाउट रहते हैं, ये परीक्षा को दे या नहीं दे, CUET यूजी से कहाँ कहाँ कैंपस हमें मिलते हैं, कितनी कितना सीट मैट्रिक्स इसका है, इन सब की जानकारी हमें यहाँ पर आज मिल जाएगी। और फिर उसके बाद में आप आपकी तैयारी को जो है वो निश्चित कर सकते हो। टेंटेटिव एग्जाम डेट क्या है, इन सब के बारे में हम यहाँ पर आज देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आज हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक हमारे जो हैं, टॉपिक जो हम कवर करने वाले हैं वो टॉपिक यहाँ पर हमारे जो रहेंगे, देखो सबसे पहला टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन की CUET यूजी जो है वो परीक्षा क्या होती है, कौन इसे कंडक्ट करता है, इन सब के बारे में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद में एग्जाम स्कीम क्या है, एग्जाम स्कीम में सिलेबस क्या रहता है, और सिलेबस के अलावा हम बात करें सीट मैट्रिक्स की बात कर लेंगे कि सीट मैट्रिक्स क्या रहता है। उसके अलावा कितने क्वेश्चंस यहाँ पर दिए जाते हैं और उनके मार्क्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। उसके बाद में सिलेबस जो एग्जाम स्कीम में ही सम्मिलित किया कर लिया जाता है, पर मैंने यहाँ पर इस टॉपिक को, एक सिलेबस टॉपिक को अलग से रखा है कि ABC का सिलेबस क्या होगा। तो कंप्लीट हम जो है CUET का इस वीडियो को देख करके जो है हम और भी, जैसे CUET से और दूसरे जो सब्जेक्ट में हमें डिटेल से भी स्टडी मिल जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात कर लेंगे कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, और उसके बाद में हम बात करेंगे टेंटेटिव एग्जाम ड्यूरेशन क्या रहेगा। एग्जाम ड्यूरेशन हमने इसलिए लिखा है कि अभी जो है वो टेंटेटिव एग्जाम डेट जो दी गई है वो एक मंथ के अंदर जो है इन सब पेपर्स को CUET यूजी के लिए करवाने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं। तो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के जो कंस्टिट्यूएंट कॉलेज होते हैं, कंस्टिट्यूएंट कॉलेज जो होंगे, कॉलेजेस जो होंगे, उनमें एडमिशन लेने के लिए हम एग्रीकल्चर वाले जो बच्चे रहेंगे वो एग्जाम देते हैं, और इस एग्जाम को कंडक्ट जो करवाने वाली एजेंसी है उसका नाम है NTA, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को ये जिम्मेदारी दी जाती है कि वो CUET जो एग्जाम है, CUET एग्जाम, उसको कंडक्ट करवाएं, और रिजल्ट डिक्लेयर करने तक का जो काम रहता है वो काम किसका रहता है, कहाँ तक, जहाँ तक रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो जाता तब तक का काम NTA का रहता है। जैसे हर चीज, जैसे बुलेटिन में जो भी सारी चीजें उनको देना, जो भी उसके स्टैंडर्ड हैं, जो भी उसके रूल्स हैं वो प्रोवाइड करवाना। तो NTA एक मोस्ट ट्रस्टेड एजेंसी है जो कि पारदर्शिता के साथ एग्जाम करवाती है। इसलिए भारत सरकार ने NTA को यह जिम्मेदारी दी है कि आप डिफरेंट डिसिप्लिन में बहुत अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं उनमें आप एडमिशन, कैसे यूनिवर्सिटीज में जो कॉमन यूनिवर्सिटीज हैं उनमें दाखिला ले सकें। तो CUET जो होता है ये एग्जाम यूजी और पीजी दोनों के लिए होता है। तो हम आज बात करेंगे अंडर ग्रेजुएट CUET 2025 की बात करेंगे। 2025 के लिए क्या फॉर्म डेट है, तो आवेदन इसके हो चुके हैं, 28 मार्च तक इसके आवेदन किए गए और 28 मार्च को आवेदन खत्म हो गए। इसके बाद में आज हम देखना चाह रहे हैं कि इसके एग्जाम को देंगे कैसे और इसका क्या तरीका रहता है, किस तरीके से करवाते हैं। तो CUET मतलब होता है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, सामान्य
विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा जिसे हम कहते हैं एनटीए के द्वारा आयोजित करवाई जाती है। और एनटीए से आयोजित करवाने के बाद में सीयूईटी जो है, सीयूईटी से हमें प्रवेश मिलता है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। कहाँ पर प्रवेश मिलता है? सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में हमें यहाँ से प्रवेश मिलता है, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है। और उसके बाद में कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूशन है, उनके अंडर में जो आने वाली यूनिवर्सिटीज है उनमें भी हमें इससे दाखिला मिलता है। तो हम इंट्रोडक्शन हमने बात कर ली कि एनटीए इस एग्जाम को करवाता है, और सीयूईटी यूजी और पीजी दो तरह के एग्जाम होते हैं। यूजी से मतलब जो है हम अंडर ग्रेजुएट कोर्स करने का मौका मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं, आगे है एग्जाम स्कीम। ये सबसे जरूरी चीज है, ये आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। एग्जाम स्कीम में सबसे पहले हम बात करेंगे कि एग्जाम जो होता है वो कैसा होगा। तो एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड ये टेस्ट होगा। मतलब इसमें आप जो है ऑफलाइन एग्जाम नहीं है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो सीबीटी। उसके बाद में हम बात करें कि एक क्वेश्चन जो है, वन क्वेश्चन के जो मार्क्स रहेंगे वो कितने रहेंगे? 5। एक क्वेश्चन जो है वो 5 नंबर का रहेगा। उसके बाद में नेगेटिव मार्किंग जो होती है, नेगेटिव मार्किंग जो होगी, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है 1, मतलब 1/5, ये इसकी नेगेटिव मार्किंग है। मतलब अगर एक क्वेश्चन गलत होता है, अगर मान लो आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हो, क्वेश्चन अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो आपका कोई मार्क्स जो है वो डिडक्ट नहीं होगा। तो ये मार्क्स के बारे में हमने बात की है। अब बात करते हैं कि ये जो है डिफरेंट सेंटर पे ये एग्जाम होगा। डिफरेंट सेंटर पे होने के बाद हम बात करेंगे कि कितने सब्जेक्ट में ये एग्जाम होता है। तो अप्रोक्स जो है वो लगभग 37 सब्जेक्ट में ये एग्जाम होता है। 37, जिसमें से अलग अलग है, जैसे कि 12 सब्जेक्ट जो हैं वो लैंग्वेज है, 12 लैंग्वेज सब्जेक्ट रहेंगे। उसके अलावा एक सब्जेक्ट जो रहेगा वो जनरल एप्टीट्यूड का रहेगा, जनरल एप्टीट्यूड, जिसमें कई सारी चीजें सम्मिलित की जाती है। और उसके अलावा जो है लगभग 23 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। 23 जो है वो डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे, जो सब्जेक्ट हम लेते हैं डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे। इन डोमेन सब्जेक्ट में ही एग्रीकल्चर सम्मिलित की जाती है। इन डोमेन सब्जेक्ट में ही जो है वो एग्रीकल्चर सम्मिलित की जाती है। मतलब बीएससी एग्रीकल्चर के लिए एंट्रेंस लेने के लिए हम इनमें से सब्जेक्ट का चुनाव करते हैं। एक और चीज ध्यान रखनी है आपको कि जो सब्जेक्ट आपने एप्लीकेशन फॉर्म में फिल करा है वो सब्जेक्ट अब जो है आपके एग्जाम में चेंज नहीं होगा। मतलब जो आपने उसमें सबमिट करा है वही सब्जेक्ट आपके उसमें रहेंगे। आप मैक्सिमम जो है वो कितने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर सकते हो, चूज कर सकते थे? 5 सब्जेक्ट। 5 सब्जेक्ट में ईच सब्जेक्ट है 50 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस? हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन रहते हैं? 50 क्वेश्चंस रहते हैं। और उसके लिए टाइम कितना दिया जाता है? 60 मिनट। एक सब्जेक्ट के लिए आपको कितने मिनट मिलते हैं? टाइम ऑफ ड्यूरेशन कितना मिलेगा? 60 मिनट का मिलेगा। आप जो है अगर बीएससी एग्रीकल्चर करना चाह रहे हो, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में अगर आपको एडमिशन लेना है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स में, या उसके अलावा बायोटेक्नोलॉजी भी है, बायोटेक्नोलॉजी के अलावा हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में कम्युनिटी साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री है, ये इन सब में भी एडमिशन लेंगे हम। तो ये 4 साल की जो डिग्री प्रोग्राम है, इसके लिए मिनिमम आपको जो है वो 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, जो कि क्या है? एबीसी हो सकता है, उसके बाद में बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री हो सकता है, पीसीबी जिसे कहेंगे हम, और मैथमेटिक्स भी अब इसमें शामिल कर सकते हैं। मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स ये प्रोग्राम रहते हैं। बाकी अगर एग्रीकल्चर में लेना है तो आपको एबीसी से होना जरूरी है, और आपको फॉरेस्ट्री में भी लेना है तो आपको एबीसी, ये 3 सब्जेक्ट चूज करने पड़ेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट कितने एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं बात कर लेता हूँ। एग्रीकल्चर वालों के लिए टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट जो रहेंगे वो रहेंगे 3।
अब 3 सब्जेक्ट जो रहेंगे वो एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। अगर हमें एडमिशन लेना है, कहाँ पर एडमिशन लेना है हमें, एग्रीकल्चर डिग्री के लिए एडमिशन लेना है हमें, हॉर्टिकल्चर डिग्री के लिए या फॉरेस्ट्री के लिए, अगर इनके लिए लेना है तो हमें ABC सब्जेक्ट रखने पड़ेंगे। और अगर हमें मैथमेटिक्स वगैरह और ये सब्जेक्ट लेते हैं तो हम फूड साइंस में, फूड टेक्नोलॉजी में, हम डेयरी साइंस में हम एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चन, तो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो कितने होंगे पेपर में, 150। टोटल क्वेश्चन 150 होंगे हर पेपर में। आपको जो है अटेम्प्ट करने कंपलसरी क्वेश्चन कितने हैं, 40। तो 40 क्वेश्चन करने हैं। अब 40 मतलब टोटल क्वेश्चन हो गया आपके 120, और हर क्वेश्चन जो है वो कितने मार्क्स का है, 5 मार्क्स का। तो मतलब हमारे पास नंबर कितने हो जाते हैं, टोटल 600। तो टोटल जो है वो 600 मार्क्स का पेपर होगा। 600 मार्क्स का पेपर जो रहेगा उसके लिए डिफरेंट सिलेबस जो दिया गया है तीनों सब्जेक्ट का, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एग्जाम जो होता है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर होगा। किसके आधार पर होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आधार पर होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम है। उसके बाद में हम बात करते हैं नेक्स्ट कि कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन हमें मिलता है। ये हमने एग्जाम स्कीम की बात कर ली। एग्जाम स्कीम के बाद में सीट मैट्रिक्स की भी बात हम आगे करेंगे, पर उससे पहले जो है आपको एग्जाम के बारे में डिटेल मैंने यहाँ पर बता दी है। तो कई सारे डाउट मेरे पास बच्चों ने भेजे हैं कि सर जो है हमने वहाँ एप्लीकेशन फॉर्म में 5 सब्जेक्ट भरे हैं, जैसे किसी ने क्या है रीजनिंग वगैरह भी भर दिया है और इंग्लिश भी भर दिया है। तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं है, आपने 5 सब्जेक्ट वहाँ भर सकते हो। आपको अटेम्प्ट जो करने हैं वो 3 सब्जेक्ट करने हैं। एग्रीकल्चर वालों के लिए मैं बता रहा हूँ 3 सब्जेक्ट अटेम्प्ट करने हैं। कोई रीजनिंग का कोई ऐसा लफड़ा नहीं रहेगा। आप रीजनिंग, जनरल एप्टीट्यूड आपका सब्जेक्ट नहीं है, आप नहीं करेंगे। मतलब आपके जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो 600 नंबर के क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन आपको करने हैं। टोटल क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहेंगे वो 150 रहेंगे, जिनमें से आप 30 क्वेश्चन आप हर पेपर में 10-10 क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। ये बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे कौन सा, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। बस ये चुनाव करने में आपको ध्यान रखना है। अगर मान लो आपने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट नहीं चुना है और बायोलॉजी सब्जेक्ट और केमिस्ट्री सब्जेक्ट नहीं चुना है अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय, तो आप एग्रीकल्चर में एडमिशन नहीं ले सकते। सिंपल सी प्रोसेस है। आगे बात कर लेते हैं सिलेबस। सिलेबस की बात करेंगे हम। सिलेबस क्या क्या सिलेबस रहेगा, तो सबसे पहले एग्रीकल्चर का सिलेबस है। और एग्रीकल्चर के सिलेबस में मैं आपको बता देता हूं, मेजर पॉइंट देख लो, मेजर यूनिट क्या क्या है। क्या आपको ऐसे भी देखना है कि क्या जेट के सिलेबस से डिफरेंट है, कितना डिफरेंट है, कितना कैसा सिलेबस है, कौन से टॉपिक्स को ज्यादा से कवर करना पड़ेगा। बहुत इजी सिलेबस है, जेट के अकॉर्डिंग ही है। सारा कुछ सिलेबस जो है वो आप आराम से कवर कर सकते हो। सबसे पहले एग्रोमीटियोलॉजी है, मतलब वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपको पढ़ना है। वो जो भी इक्विपमेंट है, मतलब एग्रोमीटियोलॉजी से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट है उनके बारे में देखना है। उसके बाद में एग्रीकल्चर में ही जो है उन्होंने जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग भी दी हुई है। जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग की एक अलग यूनिट दी हुई है। उसके बाद में उन्होंने दिया हुआ है बायोकेमिस्ट्री। ये एग्रीकल्चर के सिलेबस में बायोकेमिस्ट्री और माइक्रोबायोलॉजी, ये इसमें सब कंप्लीट इन्होंने फर्स्ट यूनिट में जोड़ा है। तो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या है, एग्रोमीटियोलॉजी है, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है और बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी है। तो ये फर्स्ट यूनिट है एग्रीकल्चर की। अब हम बात करते हैं सेकंड यूनिट की कि सेकंड यूनिट में क्या है। तो जेनेटिक्स के बाद में सेकंड यूनिट जो आ जाती है वो है भैया लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक मतलब एनिमल हस्बेंड्री। सिंपल सी चीज है, उसमें ज्यादा नहीं दिया हुआ है, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस दिया हुआ है, केयर एंड मैनेजमेंट दिया हुआ है। उसके अलावा बाद में बात अपन करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन दिया हुआ है। ये किसका पार्ट है, यूनिट 2, मतलब लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एनिमल हस्बेंड्री का सिलेबस है। और सिलेबस वही रहेगा जो जेट में दिया हुआ है आपके, और बहुत इजी सिलेबस है, ज्यादा इसमें कुछ पूछा नहीं गया है। वही एग्जोटिक ब्रीड और इंडिया की जो ब्रीड है, भारतीय नस्लें और
विदेशी नस्लें सभी की, जैसे गाय भैंस भेड़ बकरी, उनके बारे में दिया हुआ है, और पोल्ट्री के बारे में यहाँ पर दिया गया है। हाउसिंग सिस्टम क्या होता है, उसके बाद में प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट के बारे में ही दिया हुआ है डेयरी में, और कुछ नहीं दिया हुआ है। बहुत ईजी है। डिजीज दी हुई है, कॉमन डिजीज है, जैसे गलघोटू है, रानीखेत है, और फाउल पॉक्स वगैरह है, और फूड एंड माउथ डिजीज है, मेस्टाइटिस है, कोक्सीडियोसिस, ये बीमारियों के बारे में दिया हुआ है, जिनके बारे में आपने बहुत अच्छे से ऑलरेडी पढ़ा हुआ है एग्रीकल्चर स्टूडेंट ने। अब आगे बात करते हैं, आगे कौन सा सिलेबस है इसमें। आगे है यूनिट 3 की बात करेंगे। लाइव स्टॉक के बाद में आ जाते हैं यूनिट 3। तो यूनिट 3 में जो है हमें क्या पढ़ना है, क्रॉप प्रोडक्शन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, फसल चक्र, मतलब एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का थोड़ा सा पार्ट एग्रोमीट्रियोलॉजी जो है वो फर्स्ट यूनिट में आ गया, और उसके बाद में एग्रोनॉमी जो है क्रॉप प्रोडक्शन यहाँ भी आने वाला है, जिसमें हम क्या क्या देखेंगे, सोइल साइंस भी देखेंगे। उसके बाद में ये जनरल डाटा जो है, मतलब इसे हम कह सकते हैं एग्रीकल्चर स्टेटिक्स, एग्रीकल्चर स्टेटिक्स को हम यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है सोइल साइंस के बाद में इरिगेशन एंड ड्रेनेज देखने को मिल रहा है, वीड साइंस देखने को मिल रहा है, और पर्टिकुलर क्रॉप देखने को मिल रही है, जो कि बहुत कम दी गई है, क्रॉप ज्यादा नहीं है। फील्ड क्रॉप में इन्होंने जो है गिनती की क्रॉप दी है, मतलब आपको जो है 12 से 13 क्रॉप ही पढ़नी है, ज्यादा क्रॉप पढ़नी नहीं है, उनसे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। मॉडर्न एग्रीकल्चर में उन्होंने जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिमोट सेंसिंग के बारे में और नेचुरल फार्मिंग के बारे में पूछा है। तो ये हो गई भैया यूनिट 3। यूनिट 3 के बाद में आता है यूनिट 4, और यूनिट 4 में हमारे पास क्या है, हॉर्टिकल्चर है, जिसमें हम ऑर्चार्ड मैनेजमेंट देखेंगे, इंपोर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर, उसके बाद में जेम जेली और ऐसी चीजें, मतलब पीएचटी के बारे में भी हमें पढ़ना होगा। ये चीजें इसमें दी गई है। उसके बाद में फ्रोस्ट वगैरह, सनबर्न वगैरह, क्या क्या दिक्कतें आती है फ्रूटिंग में, ग्राफ्टिंग वगैरह दिया हुआ है, तो वीनियर ग्राफ्टिंग वगैरह, इन सब चीजों के बारे में। फ्लावर दिए हुए हैं, ग्लोडोलाइकस दिया हुआ है, केना दिया हुआ है, क्राइसेंथेमम, रोजेस एंड मैरीगोल्ड्स, ये सब फ्लावर उन्होंने दिए हैं। ये सब सारे के सारे जेली, जेम और केचप के बारे में आपको पढ़ना है, चिप्स एंड डियर पैकेजिंग के बारे में पढ़ना है। तो ये एग्रीकल्चर का सिलेबस है, जो कि 5 यूनिट में बांटा गया है। ध्यान से सुन लो एक बार, फिर से मैं इसको बता देता हूँ। पहली यूनिट में वेदर एंड क्लाइमेट और जेनेटिक्स एंड ब्रीडिंग और माइक्रोबायोलॉजी है। फर्स्ट यूनिट थोड़ा टफ पड़ सकता है। उसके बाद में सेकेंड यूनिट में आपका एनिमल हस्बेंड्री है, थर्ड यूनिट में आपका जो है एग्रोनॉमी है, और फोर्थ यूनिट में आपका जो है वो हॉर्टिकल्चर है। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या क्या अपने पास सिलेबस है। तो टोटल यूनिट क्या कितनी है, टोटल यूनिट जो है वो टोटल यूनिट 4 है। 4 मैंने बता दिया, एनिमल हस्बेंड्री, एग्रोनॉमी और हॉर्टिकल्चर। और फर्स्ट यूनिट में जो है एग्रो क्लाइमेट, और फर्स्ट यूनिट में एग्रो क्लाइमेट है, जेनेटिक एंड प्लांट ब्रीडिंग है, और माइक्रोबायोलॉजी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम सिलेबस दूसरा देखते हैं, बायोलॉजी का सिलेबस हम देख लेंगे। बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको लिख देता हूँ इधर। सबसे पहला यूनिट फर्स्ट जो है, यूनिट फर्स्ट में इन्होंने दिया है, यूनिट फर्स्ट में दिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है। यूनिट फर्स्ट में इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया है, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर और ह्यूमन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस का पढ़ना है आपको, एक तो फ्लावरिंग प्लांट जो है, एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म के बाद में मतलब लैंगिक जनन, क्या पढ़ना है, लैंगिक जनन आपको पढ़ना है। उसके बाद में ह्यूमन में इन्होंने दिया हुआ है रिप्रोडक्शन के बारे में, ये मानव में आपको पढ़ना है रिप्रोडक्शन। उसके बाद में जेनेटिक्स यहाँ भी दी गई है, दूसरी यूनिट नंबर 2 जो है, यूनिट नंबर 2 उसमें क्या है, जेनेटिक्स दिया हुआ है, जेनेटिक्स और उसके यूजेज, और उसके बाद में इवोल्यूशन, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, उद्विकास, इवोल्यूशन दिया हुआ है। यूनिट थर्ड की बात कर लेते हैं। जेनेटिक्स आपको या तो एग्रीकल्चर में पढ़ लो या बायोलॉजी में पढ़ लो, एग्रीकल्चर में भी आपको देखने को मिलेंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद में थर्ड यूनिट क्या आ जाती है, ह्यूमन हेल्थ, मतलब
ह्यूमन हेल्थ इन्होंने दिया हुआ है, ज्यादातर जो है बायोलॉजी कवर कर रही है, किसको, ह्यूमन को कवर कर रही है। उसके बाद में ह्यूमन वेलफेयर के बारे में दिया हुआ है, ह्यूमन हेल्थ और ह्यूमन वेलफेयर और इम्पोर्टेंस ऑफ बायोलॉजी इन ह्यूमन, ये चीजें दी गई है। यूनिट 4 में जो है वो वापस से उन्होंने बायोटेक्नोलॉजी मतलब प्लांट ब्रीडिंग को इंक्लूड कर लिया, जो कि फर्स्ट एग्रीकल्चर वाले में भी है। बायोटेक इसमें दी गई है, बायोटेक में आप प्लांट ब्रीडिंग वगैरह भी पढ़ सकते हो, डोमेस्टिकेशन है, म्यूटेशन है, सिलेक्शन है, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी है, पीसीआर वगैरह, ये कई सारी चीजें इसमें पढ़नी है आपको। और फिफ्थ और लास्ट यूनिट जो है, देखो कितना इजी सिलेबस है। एग्रीकल्चर में बायोलॉजी अगर आप पढ़ोगे तो एग्रीकल्चर में भी कर लोगे अच्छा, और उसके बाद में तो 4th यूनिट के बाद में 5th यूनिट में इन्होंने क्या दिया है, इकोलॉजी और एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट दिया हुआ है, एनवायरमेंट। ये कितना इजी सिलेबस है, एक बार फिर देख लो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म एंड ह्यूमन, मतलब मनुष्य में और पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। उसके बाद में आनुवंशिकी व विकास के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में मनुष्य के स्वास्थ्य के बारे में, और बायोलॉजी का मनुष्य के स्वास्थ्य में या मनुष्य के मानव कल्याण में क्या उपयोग है, तो वो इंपॉर्टेंस ऑफ बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर जिसको हम कह रहे हैं। उसके बाद में आ जाता है यूनिट 4th है बायोटेक्नोलॉजी, जिसमें कि प्लांट ब्रीडिंग और बायोटेक्नोलॉजी हम पढ़ेंगे, जिसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक पढ़ेंगे। और उसके बाद में 5th में इकोलॉजी और एनवायरमेंट हमें देखना है, मतलब ये सिलेबस आपका है बायोलॉजी का। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट हमारे पास है केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री का जो है वो सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ बोल के कि सबसे पहले आपको जो है सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या है, सॉल्यूशन आपको पढ़ना है। उसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको पढ़नी है। उसके बाद में केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है। उसके बाद में डी ब्लॉक और एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद में यूनिट 5th जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने हैं। यूनिट 6 इसमें दी हुई है हेलो एल्केन्स और हेलो एरेंस के बारे में दिया हुआ है। उसके बाद में यूनिट 7 के बारे में एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में आपको पढ़ना है। यूनिट 8 के बारे में एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। यूनिट 9 में एमीन्स वगैरह पढ़ने हैं। और यूनिट 10 में आपको बायोमोलिक्यूल पढ़ने हैं, जो कि बायोमोलिक्यूल हमने जो है एग्रीकल्चर में भी पढ़ने हैं, वहां भी हमें पढ़ने को मिलेगा। आगे बात करते हैं, ये केमिस्ट्री का सिलेबस था। अब आ जाता है एलिजिबिलिटी। तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, सीयूईटी के लिए क्या एलिजिबिलिटी है, तो एनटीए ने जो है लिखा हुआ है कि सीयूईटी के लिए कोई लिमिट नहीं है, एज लिमिट नहीं होती, बस आदमी जो है वो 12वीं पास होना चाहिए या 12th अपीयरेंस वाला होना चाहिए, 12th अपीयरिंग में होना चाहिए, ये जरूरी चीज है। और कोई ऐसी एज लिमिट नहीं है। और हम इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग 16 साल के होने चाहिए, 16 ईयर जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए, मैक्सिमम एज का कोई लिमिट इसमें नहीं दिया गया है। तो ये हमने बात की एलिजिबिलिटी की। और एलिजिबल कौन रहेगा, ऑल इंडिया में जो भी हैं वो सब इसके लिए एलिजिबल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जो भी सब्जेक्ट रेफरेंस सब्जेक्ट जिसका रहा है 12वीं 11वीं में, 10+2 में जो भी सब्जेक्ट रहा है उसके अकॉर्डिंग वो एडमिशन ले सकता है। अब हम बात करेंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए सीट मैट्रिक्स की, इसकी बात करेंगे, सीट मैट्रिक्स की बात कर लेंगे। तो मैं यहीं पर सीट मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं। सबसे पहली बात कर लेंगे हम, चलो सीट्स, ये सबसे जानने वाला सवाल है कि वास्तव में इससे क्या, कहां पर हमें जो है, जैसे आपने सीयूईटी का एग्जाम दे लिया, तीनों सब्जेक्ट आप अटेम्प्ट करके आए हो, अच्छे मार्क्स आपके आ रहे हैं, फिर उसके बाद में कहाँ आपको जो है सीट्स कितनी कितनी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से कैंपस में आपको, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में आपको इससे जो है एडमिशन मिलता है। तो सबसे पहले इस सीयूईटी एग्जाम से जो है वो हमें कहाँ पर एडमिशन मिलेगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कौन कौन सी है, बीएचयू है, उसके बाद में हेमवंती बहुगुणा, हेमवंती नंदन बहुगुणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नहीं है, कंबाइन यूनिवर्सिटी है, पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कंबाइन यूनिवर्सिटी रहेगी हेमवंती नंदन बहुगुणा। ये कहाँ पर, उत्तराखंड में है।
इसमें एडमिशन। उसके बाद में ये 2 यूनिवर्सिटीज है जिसमें एग्रीकल्चर से रिलेटेड एडमिशन मिलते हैं। और उसके बाद में अगर मान लो बात करें हम एसएयू की, जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी की बात करें, तो स्टेट यूनिवर्सिटी में भोपाल में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर आप एडमिशन ले सकते हो। बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी जिसको कहते हैं, बकरतुल्ला यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले सकते हो। वहां भी एग्रीकल्चर जो है, बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स करवाई जाती है। उसके बाद में हम आ जाते हैं सीधा, एक संस्थान है आईसीएआर, और आईसीएआर में कई तरह की काउंसलिंग यहाँ पर देखने को मिलती है। काउंसलिंग होती है, एक होती है आईएआरआई के लिए। अब आईआरआई जो है पर्टिकुलर, खुद आईआरआई में भी सिलेक्शन होगा। उसके बाद में इसके कितने हब है, 12 हब्स में जो है एडमिशन होता है। एप्रोक्स जो है वो कितनी सीट्स है कितनी नहीं है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। उसके बाद में आईसीआर के थ्रू जो है हम आईआरआई में तो ले ही लेंगे। उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में भी एडमिशन होता है, जो कि कितनी है, 3 है। मतलब एक तो समस्तीपुर बिहार में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समस्तीपुर बिहार में है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम से। और उसके बाद में रानी लक्ष्मीबाई के नाम से है झांसी में। और उसके बाद में सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है वो इम्फाल में है। कहाँ पर है, इम्फाल में। ये 3 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज है जो पर्टिकुलर सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज कितनी है, 3 है। टोटल यूनिवर्सिटीज की बात करें तो कितनी यूनिवर्सिटीज है, 74 यूनिवर्सिटीज है जिनमें हम एग्रीकल्चर से मतलब CUET से एडमिशन ले सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आ जाता है SAU, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिनमें भी BSc एग्रीकल्चर का कोर्स हम कर सकते हैं। तो कहाँ कहाँ पर कितनी कितनी सीट्स है इनके बारे में हम बात कर लेंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज मैंने आपको बता दी। डीम्ड यूनिवर्सिटी कोई सी भी नहीं है। डीम्ड यूनिवर्सिटी, कोई सी भी डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है आप जो भारत सरकार की डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, आईसीआर की जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनमें तो एडमिशन मिल जाता है। बाकी भारत सरकार की जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है उनमें से किसी भी में भी एग्रीकल्चर से डिग्री नहीं करवाई जाती है। अब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटी की हम बात करें तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी राजस्थान में बहुत सारी है। भगवंत है, उसके बाद में एपेक्स है, एपेक्स के बाद में कैरियर पॉइंट यूनिवर्सिटी जो है कोटा है। इनमें भी हम एडमिशन ले सकते हैं। पर प्राइवेट यूनिवर्सिटी की अपन बात क्यों करें, इसलिए एंट्रेंस एग्जाम थोड़ी दे रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कहाँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं। तो लगभग जो है आईआरआई में तो सीटें हैं कितनी, 33। आईआरआई अगर मान लो मेन कैंपस की बात करें, आईआरआई मेन कैंपस की बात करें तो वहां सीट्स कितनी है, 33 है। मतलब 30 सीट तो नॉर्मल, उसके बाद में 3 सीट जो है ईडब्ल्यूएस, तो इस तरीके से बांटा है इन्होंने। उसके बाद में 12 जोन है, तो 12 जोन में लगभग जो है वो आपकी, ऐसे मान के चलो कि लगभग जो है वो 300 से लेकर के 350 सीट्स यहाँ पर हमें किससे है, आईआरआई में मिलेगी। मतलब आईआरआई के जो 12 हब अलग और हैं उनमें भी, इनमें डिफरेंट संस्थान आ जाते हैं। जैसे क्रीडा हैदराबाद आ जाता है। ऐसे बेंगलोर में बीएससी नहीं करवाते हैं, बेंगलोर वाला नहीं है। आसाम वाला जोन है, आसाम वाले जोन में हो जाएगा। उसके बाद में नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में कटक जोन में आ जाएगा। झारखंड में है। उसके बाद में बार्ले और वीट रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल से आप कर सकते हैं आईआरआई के थ्रू। उसके बाद में आईआईएसआर में आप कर सकते हो शुगर कैन रिसर्च में। उसके अलावा रायपुर में और पटना में भी दिया हुआ है, और अदर्स में 51 सीट है। तो लगभग मैंने बताया आपको कि कितनी आईआरआई के थ्रू जो है 300 से 350 सीट्स जो है वो आईआरआई से उसकी डिग्री जो मिलती है। मतलब मैं आईआरआई बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि डिग्री जो मिलेगी वो आईआरआई न्यू दिल्ली से आपको मिलेगी। मतलब इन संस्थान में अगर हम 12 संस्थान और है उनमें अगर हम करेंगे तो, जो कि पटना में है, झांसी में है, रायपुर में है, उसके बाद में कटक में है, उड़ीसा में मतलब आसाम में है, पश्चिम बंगाल श्री जेब बैरकपुर पश्चिम बंगाल में है, वहां पर से क्रीडा हैदराबाद से हम कर सकते हैं। उसके बाद में नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो वीट एंड बार्ले पे है वहां से भी हम कर सकते हैं, रांची से कर सकते हैं। उसके बाद में बात करते हैं CAU और SAU के बारे में, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी समस्तीपुर बिहार के बारे में, और अलग यूनिवर्सिटी जो दी हुई है SAU स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। तो इम्फाल में जो है टोटल सीट्स कितनी है, इम्फाल में
100 सीट तो जो है वो एग्रीकल्चर की है, प्लस 33 सीट जो है वो हॉर्टिकल्चर की है। ऐसे ही हम बात करें समस्तीपुर बिहार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यूनिवर्सिटी जो है, उसमें 100 सीट एग्रीकल्चर बीएससी के लिए है और उसके बाद में 33 सीट जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए है। झांसी के केस में हम बात करें तो यहाँ पर 80 सीट जो है वो एग्रीकल्चर के लिए है। कितनी सीट्स है? 80 सीट एग्रीकल्चर के लिए है और 40 सीट्स जो है वो हॉर्टिकल्चर के लिए है। और ये तो हो ही जाता है, पर इनमें सीयूईटी से कितने में एडमिशन मिलता है ये वहां की गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स है। बाकी वैसे तो क्या है, कंप्लीट भरे भी जा सकते हैं। अब बात कर लेता हूँ एसएयू की। तो जैसे राजस्थान में कितनी यूनिवर्सिटीज है एग्रीकल्चर की? 5 यूनिवर्सिटीज है। तो हर यूनिवर्सिटीज में एक लिमिटेड कोटा है, कुछ स्टेट से भी जाते हैं, जेट की परीक्षा के माध्यम से भी एडमिशन होता ही है। तो एक लिमिटेड कोटा है कि हम जो है इतनी सीट जो है वहां से शेयर कर सकते हैं, सीयूईटी के थ्रू जो है हम ले सकते हैं। तो सब अलग अलग राज्यों का अलग अलग सीट के लिए जो है परमानेंट किया हुआ है कि ये इतनी सीट्स पर हम एडमिशन देंगे। जैसे कि 10 से 20 सीट्स जो है आपके एमपी यूएटी से मिल जाती है। पहले 10 सीट थी, अभी उन्होंने थोड़ा सा इंक्रीज उसको किया है। उसके बाद में हम बात करेंगे TNAU की बात कर लेते हैं। उसमें जो है वहाँ एडमिशन, वहाँ एंट्रेंस एग्जाम स्टेट का कोई सा भी नहीं होता है। हर ज़्यादातर राज्य जो है वो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं। जैसे राजस्थान जेट करवाता है, ऐसे यूपी भी करवाता है, बिहार एमपी जो है पेट एग्जाम करवाता है। ऐसे ही एमपी पेट के अलावा और भी कई सारे राज्यों में अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। बाकी TNAU की बात करें जो कि एग्रीकल्चर के लिए अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पर 10+2 में जो परसेंटेज होती है उसके अकॉर्डिंग ही जो है एडमिशन दिया जाता है और कुछ कोटा जो है वो CUET के थ्रू वहाँ पर फिल किया जाता है, कुछ सीट्स को उसके थ्रू भरा जाता है। तो ये हमने बात की किसकी? सीट मैट्रिक्स की। सीट मैट्रिक्स के बाद में हम आगे बात करें कि सेंटर कहाँ कहाँ ले सकते हैं। तो सेंटर जो भी आपके पास नियरेस्ट जो भी सिटी अगर आपने सेंटर उसमें भरी हुई है स्टेट के अकॉर्डिंग, तो आप वहां पर सेंटर ले सकते हैं। सेंटर आपके चॉइस पे रहता है। अब एग्जाम कब कब होंगे? तो एग्जाम का होना अभी इन्होंने दिया हुआ है कि 8 मई से एग्जाम स्टार्ट होंगे। कब तक चलेंगे? 1 जून तक इसके एग्जाम चलेंगे। तो लगभग जो है वो इतने दिन तक एग्जाम चलेंगे। तो एग्जाम किस तरीके से जो है हेल्ड कराए जाएंगे, कैसे आयोजित कराए जाएंगे, तो ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर? नंबर ऑफ कैंडिडेट के ऊपर, कि कितने कैंडिडेट्स ने फॉर्म भरे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है सेंटर अलोकेशन करेंगे। उसके बाद में डिपेंड और क्या होता है, सब्जेक्ट चॉइस के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है। सब्जेक्ट चॉइस के अकॉर्डिंग कि जैसे एग्रीकल्चर वाले कितने बच्चे हैं तो उनका सेंटर कहाँ कहाँ पर दिया जा सकता है और कैसे आयोजित कर सकते हैं उस परीक्षा को, तो उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। आपको एग्जाम डेट मैंने बता दी, 8 मई से जो है CUET के एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट आता है किसी भी चीज से रिलेटेड अगर CUET का, तो आप एग्रीकल्चर वाले बच्चे आप जरूर से जरूर कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपका डाउट सोल्व करूंगा। तो ये हमने डिटेल प्राप्त की है। उसके बाद में उपज कैरियर इंस्टीट्यूट कोटा ने एकेडमिक बैच स्टार्ट कर दिए हैं। साथ ही CUET की और जेट के क्रैश कोर्स बैच यहाँ पर चल रहे हैं, जिनमें आप एडमिशन आप ले सकते हो। और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ये जानकारियाँ रेगुलरली मिलती रहे और ऑर्गेनिक जानकारी आपको मिलती रहे। धन्यवाद।